सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ने वाले हैं। जितने आपके एमएसटी सीईटी के लिए रिक्वायर्ड है वही हम पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में जाने वाले नहीं है हम। और इसके एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे, जहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वही बात हम कवर करने वाले हैं सेशन में। सो पीरियोडिक टेबल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे, फिर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के लिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एमएसटी सीडी 2023 एज वेल एज 2024 एस्पिरेंट्स भी इस सीरीज को देख सकते हैं, और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और अगर आपको एमएसटी सीडी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है माय डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। सो बात करते हैं व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसे हम आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसे हम आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, लेकिन डेफिनेशन हम पढ़ने वाले नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो आपकी होती है वो असल में क्या होती है। ओके, तो आप सभी को पता है बेसिकली कि अब आपका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व होते हैं। ओके, सो आप सभी को पता है कि न्यूक्लियस पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर आपका होता है निगेटिव चार्ज बेसिकली। तो इन ये दोनों रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं? बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व क्यों कर रहा है? तो बेसिकली इन दोनों के बीच में एक फोर्स होता है, और उस फोर्स का नाम क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम इसे बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2/R²। बेसिकली K Q1 Q2/R² हम इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इसे एक बार अच्छे से लिख देते हैं, जिससे कि आपके जो नोट्स है वो अच्छे से बन जाएंगे। तो आपके फोर्स का नाम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन K Q1 Q2/R²। ओके, के इज नथिंग बट ये के आपका कांस्टेंट है जो कि मीडियम पर डिपेंड करता है। K Q1 Q2/R² हम इसे बोलते हैं, वेयर Q इज नथिंग बट द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एंड Q2 is nothing but the charge on the electron basically. Okay, the charge on the electron. तो और R जो होता है आपका बेसिकली वो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या है बेसिकली? ओके, आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग यही है, अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ओके, अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। और अगर आपको, तो ये जो एनर्जी होती है इस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है और फ्लो में है बेसिकली। ओके, तो ये रिवॉल्व कर रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें निकालना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको जब हम निकालेंगे तब ये कहाँ जाने वाला है? तो तब ये इन्फिनिटी पर जाएगा। तो इन्फिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए इन्फिनिटी कितनी होती है माय डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन के लिए इन्फिनिटी होती है 1 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर। ओके, सो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में यार इन्फिनिटी बहुत छोटी है, और हमारे रिस्पेक्ट में इन्फिनिटी बहुत बड़ी है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना होगा। लेकिन आयनाइजेशन की जो एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है: द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ओके, ये आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है ऑफ एन गैसियस एटम। ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर देंगे जो अभी हमने कहा है: द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from the gaseous state of an gaseous atom is called as ionization enthalpy. ओके, तो ये आपकी डेफिनेशन है और ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो आपकी जो डेफिनेशन है वो ऊपर भी है, वो भी हम पढ़ लेंगे एक बार। जो आपकी डेफिनेशन है वो है द एंथैल्पी। एक बार हम इसे अच्छे से लिख देते हैं, और अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है तो आप अपने बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एन क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एन एलिमेंट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, टू लूज इलेक्ट्रॉन ये टेंडेंसी है एलिमेंट की, एंड इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from the gaseous state of an gaseous atom. In other words, we can say that the term ionization enthalpy is defined as the amount of energy necessary to extract one electron from a gaseous atom. आपका जो एटम है वो गैसियस फेज में होना चाहिए।
और इसी के साथ हम फैक्टर्स की बात करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हमें यहाँ पर लगते हैं, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी पे कौन से फैक्टर्स लगते हैं, जैसे बात करेंगे। सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर देंगे, अगर आपको रिपीट करना है तो। अगर आपको चाहिए कि मैं रिपीट करूँ तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देंगे। तो क्या होता है बेसिकली, ये जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन निकालना है ओके यहाँ से, तो यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी होगी, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव होकर कहाँ जाने वाला है, तो ये रिमूव होकर इन्फिनिटी पर जाने वाला है। और इलेक्ट्रॉन के लिए इन्फिनिटी आपकी होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होती है 1 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ये इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फैक्टर्स की बात करेंगे, तो फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स। तो सबसे पहली है आपकी एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो, जैसे अगर हम बात करेंगे एटॉमिक साइज, तो यहाँ पर ये ग्रुप में जो है आपकी एटॉमिक साइज बढ़ती है बेसिकली। तो ग्रुप में अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगी, यानी नंबर ऑफ शेल्स जो होंगे इसमें, नंबर ऑफ शेल्स इसे हम एन से नोट करते हैं, वो बढ़ने वाले हैं बेसिकली, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। और इसके कारण क्या होगा कि आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज करेगी। ओके, जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, न्यूक्लियस और जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण क्या होता है कि जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी माय डियर स्टूडेंट्स, वो डिक्रीज करेगी। मतलब इनका जो रिलेशन है वो इन्वर्स हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इन्वर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। अगर साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, अगर साइज छोटी है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो ये आपका एक, जैसे फैक्टर्स हम कह सकते हैं, जैसे एटॉमिक साइज पर ये डिपेंड करता है। ओके, तो नेक्स्ट आपका फैक्टर है बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी पर ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है एमएसटीसीटी में, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जितना इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करें तो मुझे एक बात बताना, अगर अगर यहाँ पर आपका ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बेसिकली, तो क्या हम बोल सकते हैं आपकी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और आपके न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। और अगर यहाँ पर न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बढ़ जाएगा। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी आपको ज़्यादा लगने वाली है, बिकॉज इनके पास ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इनको तोड़ने के लिए, ओके, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर जो है आपके आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, ओके, जेड इफेक्टिव हम इसे बोलते हैं, उतना ही आपका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम इसे एक बार रफ कर देंगे, यहाँ पर अगर आपको ये समझ में आ गया है। ओके, तो आपका रिलेशन हम एक बार देख लेते हैं। सो रिलेशन आपका है कुछ ऐसे, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ओके, स्टेबल की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी वहाँ पर आपको ज़्यादा लगेगी। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन से होते हैं आपके, हाफ फिल्ड होते हैं और फुल फिल्ड होते हैं। सो हाफ फिल्ड में हम बात करेंगे, जैसे पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 6, तो हाफ फिल्ड मतलब P3। डी में कितने होता है 10, मतलब D5 हाफ होता है। और एफ में कितने होता है 14, 14 मतलब 7। तो ये आपके हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और फुल फिल्ड की बात करेंगे, जैसे P6 हो गया, D10 हो गया, ये आपकी फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन दिखेंगे, ओके, अगर साइज का
फैक्टर नहीं लगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का भी फैक्टर नहीं लगा, तो आपका फैक्टर लगने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और इसी के सहारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको कहीं भी दिखे तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी माय डियर स्टूडेंट्स, वो सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे ज़्यादा होगी। ओके, तो इतना अभी हमने पढ़ लिया है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड भी हमने पढ़ लिया है, तो एमएसटी सीडी के लिए इतना ही रिक्वायर्ड है, और ज़्यादा पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और कम पढ़ेंगे तब दिक्कत होने वाली है माय डियर स्टूडेंट्स। सो बात करेंगे नेक्स्ट, आपका जो इफेक्ट है वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट, हम इसे बोलते हैं। तो सबशेल में जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो कैसी होगी, किस ऑर्डर में होगी, किस ट्रेंड में फॉलो हो रही होगी। तो बात करेंगे, अभी मुझे बताओ कि हमारे न्यूक्लियस के पास कौन सा सबशेल है। जैसे एस सबशेल सबसे पास है, फिर पी आता है, फिर डी आता है, और फिर आपका एफ आता है। तो क्या बोल सकते हैं हम कि सबसे ज़्यादा एस पास है, तो इसी को सबसे ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है। फिर आपकी पी को ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है, आयनाइजेशन एनर्जी हम इसे बोलते हैं, और फिर डी, और फिर एफ। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट भी कुछ ऐसे ही बिहेव करता है कि एस को सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, फिर पी को, फिर डी को, फिर एफ को। तो ये है आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं और ट्रेंड्स पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। सो ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड्स हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अलोंग पीरियड। सो लेफ्ट टू राइट हम पीरियड में जाते हैं, और एज यूजुअल यार पीरियड में जैसे बात करेंगे, जैसे पीरियड की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है यहाँ पर, तो नियॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मतलब सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर होगी, और फिर फ्लोरीन, और फिर ऑक्सीजन, और फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, और ऐसे करते करते फिर आपका लिथियम। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हमें कौन से एलिमेंट में लगने वाली है, तो वो आपका एलिमेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, हेलियम हम इसे बोलते हैं, जो कि आपका नोबल गैस होता है। ये आप यहाँ इस एलिमेंट में सबसे ज़्यादा आपको आयनाइजेशन एनर्जी लगने वाली है। अगर आपको हेलियम से अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वैलेंस शेल का, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको लगने वाली है। तो यहाँ पर ट्रेंड की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो ट्रेंड कुछ ऐसे फॉलो होगा कि लेफ़्ट टू राइट जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी है, और क्यों बढ़ती है वो, जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तब आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और उसके कारण अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है। सो अभी हम बात करेंगे पीरियड्स में। ओके, तो यहाँ पर एक बार हम इसे रफ कर देंगे और हम पीरियड्स की बात कर लेते हैं। सो पीरियड्स में क्या होता है, और यहाँ पर जो है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है लेफ्ट टू राइट। और पीरियड्स की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जैसे ये आपका पीरियड, जैसे हीलियम, लिथियम, हीलियम नहीं यहाँ पर सॉरी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम के पोटेशियम बेसिकली। ओके, तो अगर हम डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो शेल है वो इंक्रीज करता है। ओके, शेल इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज करने के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है बेसिकली। जैसे साइज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, साइज जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी पीरियड में। यहाँ पर शेल्स की भी बात आती है, जैसे नंबर ऑफ सब सेल्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, न्यूक्लियस से इनका जो अट्रैक्शन यानी इनके जो डिस्टेंस होता है वो बहुत दूर हो जाते हैं लोग, और फिर क्या होता है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। मतलब डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये जनरल ट्रेंड्स हैं और यही फॉलो होते हैं, ये आपके जनरल ट्रेंड्स हैं और यही फॉलो होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो। सो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं, और इस एक्सेप्शन को आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादा कुछ आपको पूछने नहीं वाले हैं एमएसटी सीटी एग्ज़ाम में, और ये रेयर है और आप पढ़ सकते हैं इसे। तो शुरुआत करते हैं, अलोंग पीरियड एक्सपेक्टेड वर्सेस रियलिटी आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड, ऑर्डर हम इसे बोल सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड क्या होगा अगर हम बात करें, जैसे पीरियड में अगर हम जाते हैं पीरियड में, तो लेफ्ट टू राइट आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो बढ़ती है। ओके, लेकिन लेकिन ये आपकी एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये आपकी ऑर्डर नहीं होती है बेसिकली। आपको दिक्कत कहाँ पर आती है, इस ऑक्सीजन पर
और इस नाइट्रोजन पर। और यहाँ पर क्या होता है, इस बोरॉन पर और इस बेरिलियम पर आपकी ऑर्डर बिखर जाती है। तो यहाँ पर हम इसके रियलिटी की बात करेंगे और रियलिटी ऐसा क्यों होता है। तो रियलिटी आपकी कुछ ऐसी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो बोरॉन है और आपका जो बेरिलियम है यहाँ पर कुछ शिफ्ट हो जाते हैं ऐसे। जैसे नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा दिखाती है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन की कम दिखाती है। तो ऐसा क्यों होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेरिलियम है और बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होता है। जैसे लिथियम की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन यानी 1s2 2s1 होगा इस केस में। और यहाँ पर क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, मतलब कि यहाँ पर आपका जो फैक्टर है वो लगने वाला है फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये आपकी फुल फिल्ड है, यानी एस एस जो आपका ऑर्बिटल है वो आपका सबशेल जो है वो आपका फुल फिल हो चुका है। ओके, तो इसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपका होता है वो फुल फिल्ड यानी स्टेबल, मतलब बेरिलियम आपका स्टेबल हो गया बोरॉन से। ओके, तो इसीलिए ये शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब बेरिलियम की जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बोरॉन। तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे बेरिलियम ले लेगा पोजीशन बोरॉन की और बोरॉन ले लेगा पोजीशन बेरिलियम की। इसी के साथ यहाँ पर भी अगर हम ऑक्सीजन की बात करें और नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पर जो होता है केस, जैसे यहाँ पर इनके कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे 1s2 2s2, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। तो एक बार हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। सो नाइट्रोजन में भी आपका जो पी होता है वो, जैसे यहाँ पर हम 6 में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे 7 होता है, यानी 1s2 2s2 2p3 आ गया है यहाँ पर बेसिकली। मतलब p3 का मीनिंग क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि p3 मतलब हाफ फिल्ड। ओके, हाफ फिल्ड हम जिसे बोलते हैं, और हाफ फिल्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर भी आपका नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन की प्लेस ले लेगा, और जो आपका ऑक्सीजन है माय डियर स्टूडेंट्स वो आपके नाइट्रोजन की प्लेस लेने वाला है, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये होता है इस केस में। ओके, तो ये आपकी रियलिटी है, और यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर आपको ये पढ़ना होगा। और एक्सेप्शन तो हमने यार बता दिया है, लेकिन विथ रिजल्ट हमने, विथ एक्सप्लेनेशन हमने ये आपको बता दिया है। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। ओके, सो आपका अगला कॉन्फ़िगरेशन भी कुछ ऐसे है, और आप इसे समझ सकते हैं जैसे नेक्स्ट पीरियड है आपका, जैसे इसके नीचे जो पीरियड होता है उसके पीरियड की अगर हम बात करें। सो नेक्स्ट ऑर्डर है आपका, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और एरागॉन होता है। तो इस केस में भी आपके मैग्नीशियम में आपके हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड आ जाते हैं, और आपके फास्फोरस और सल्फर में हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आ जाते हैं। तो इसीलिए इनकी जो एक्सपेक्टेड और रियलिटी की ऑर्डर होती है वो डिफरेंट होती है। ओके, तो रियलिटी आपकी होती है कि आपके एल्यूमिनियम को शिफ्ट करा जाता है बेसिकली मैग्नीशियम से। ओके, सो मैग्नीशियम में आपकी हाफ फील्ड होती है, सॉरी फुल फील्ड होती है कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर फास्फोरस को रिप्लेस करा जाता है सल्फर से, और सल्फर को रिप्लेस करा जाता है फास्फोरस से। तो ये आपकी ऑर्डर होती है बेसिकली। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ चुका है तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है आपका ग्रुप में आपकी, जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की ही बात करेंगे, और आगे हम बढ़ने नहीं वाले क्योंकि आपके एमएसटी सीट के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, इससे ज़्यादा आपको कोई पूछने भी नहीं वाला। और आगे बढ़ते हैं, जैसे अलॉन्ग फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट की अगर हम बात करें एंड ग्रुप 2 की अगर हम बात करें, सो आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं। सो ग्रुप फर्स्ट में क्या होता है और ग्रुप सेकंड में आपका ट्रेंड कैसे फॉलो होता है वो बात करेंगे हम अभी। सो ग्रुप 1 में आपके एलिमेंट्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम की, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम एंड फ्रांसियम। हम फ्रांसियम लेते नहीं हैं। ओके, हम फ्रांसियम क्यों नहीं लेते माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो एलिमेंट होता है ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ओके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये आपका होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसीलिए फ्रांसियम की अगर हम, इस केस में हम फ्रांसियम की बात नहीं करेंगे। सेसियम की बात कर लेते हैं, और सेसियम में सबसे कम आपकी आयनाइजेशन एनर्जी लगने वाली है। और अगर आपको कोई बोले पीरियोडिक टेबल में कि सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी कौन से एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को,
तो आपका एलिमेंट है वो सेशियम। आप बोल सकते हैं सेशियम में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी आप इसे बोल सकते हैं, वो कम लगती है। सो ट्रेंड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे रफ कर देंगे। सो ट्रेंड आपका फॉलो होता है कुछ ऐसे, जैसे जनरल ट्रेंड होगा फॉलो। ओके, तो यहाँ पर ग्रुप सेकंड में जो एलिमेंट्स है आपके वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। और ट्रेंड की अगर हम बात करें, जैसे अगर साइज आपका बढ़ता है ग्रुप में, ओके, सो डाउन द ग्रुप आप जब जाते हैं तब आपका साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। साइज बढ़ेगा मतलब नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ेंगे इसमें, ओके, डाउन द ग्रुप। और अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ने के कारण आपको आयनाइजेशन एनर्जी कम लगने वाली है। सो इसी तरह से आपका नेक्स्ट ग्रुप जो है उसमें भी एज यूजुअल फॉलो होगा ट्रेंड जैसे ग्रुप वन में होता है। मतलब यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। और आयनेशन, यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी में एम एस टी सी डी के लिए इतना ही था, और यही मस्ट है। अगर आप इतना भी करके जाते हो तो यार आपका 1 मार्क या फिर 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। सिर्फ आप समझ लो, और इसके क्वेश्चंस हम अगले सेशन में करने वाले हैं। और अगर आपको ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा है और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इस सेशन को। और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।